स्पेस के वास्ट साइलेंट एम्प्टीनेस से हमारा घर एक रेडिएंट ब्लू मार्बल कॉस्मिक अंधेरे में जीवन का एक बीकन लगता है। यह अर्थ है स्टनिंग ब्यूटी और बिविल्डरिंग कॉम्प्लेक्सिटी की दुनिया। हमारे प्लैनेट को एक स्टैटिक अनचेंजिंग स्फीयर समझना आसान है। हम इसकी सॉलिड ग्राउंड पर चलते हैं, इसके फाउंडेशंस पर अपने शहर बनाते हैं और इसकी सॉइल से अपना सस्टेनेंस लेते हैं। फिर भी स्टेबिलिटी की यह परसेप्शन एक प्रोफाउंड इल्यूजन है। हमारे पैरों के नीचे प्लैनेट एक इनक्रेडिबल स्लो बर्निंग एनर्जी से अलाइव है। यह एक डायनामिक सिस्टम है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से काम कर रही इमेंस और पावरफुल जियोलॉजिकल फोर्सेस के माध्यम से खुद को रीशेप कर रही है। यह जर्नी हमें उस डायनामिज्म के दिल में ले जाती है ताकि हम उस ग्राउंड को समझ सकें जिस पर हम खड़े हैं। हमारी दुनिया की सरफेस एक सिंगल अनब्रोकन शेल नहीं है। इसके बजाय यह कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर्स, टावरिंग माउंटेन रेंजेस और डीप अबिसल ट्रेंचेस का एक कॉम्प्लेक्स मोज़ेक है। यह सरफेस अर्थ्स क्रस्ट रिमार्केबली थिन है, जैसे एक एप्पल की डेलिकेट स्किन। यह वह स्टेज है जिस पर जीवन का ड्रामा अनफोल्ड हुआ है। इस क्रस्ट की कहानी आग और बर्फ की कहानी है। यह क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की, कैटाक्लिस्मिक कोलिजन्स और स्लो इनेक्सरेबल ड्रिफ्ट की। यह रॉक्स, मिनरल्स और एंशिएंट लैंडस्केप्स की भाषा में लिखी गई एक नैरेटिव है। अर्थ्स क्रस्ट को समझना उन फंडामेंटल प्रोसेसेस को समझना है जो हमारे प्लैनेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को गवर्न करते हैं। ग्रेट माउंटेन चेन्स पर विचार करें, जैसे हिमालयास या एंडीज। ये लैंडस्केप की मियर स्टैटिक फीचर्स नहीं है, ये टाइटैनिक फोर्सेस के स्पेक्टेक्युलर रिजल्ट्स हैं। वे वास्ट टेक्टोनिक प्लेट्स के स्लो मोशन कोलिजन से पैदा होते हैं जो परपेचुअली इन मोशन है। ओशंस के डीप में न्यू क्रस्ट मिड ओशन रिजेस के साथ फोर्ज्ड हो रही है। सी फ्लोर अलग हो रहा है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का कंटिन्यूअस साइकिल मतलब है कि प्लैनेट का फेस कभी एक जैसा नहीं रहता। कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करते हैं, ओशंस खुलते और बंद होते हैं और सुपर कॉन्टिनेंट्स असेंबल और ब्रेक अपार्ट होते हैं। हमारा प्लैनेट एक वर्क इन प्रोग्रेस है और क्रस्ट हमेशा बदलता कैनवस है। ये सिनेमैटिक एक्सप्लोरेशन आपको टाइम में ट्रांसपोर्ट करेगी हमारे प्लैनेट के बहुत ओरिजिन्स तक वापस। हम कॉस्मिक डस्ट और गैस के स्वर्लिंग क्लाउड से अर्थ के बर्थ को देखेंगे, एक फायरी मोल्टन स्फीयर जिसमें कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं था। फिर हम इयॉन्स के माध्यम से जर्नी करेंगे, ग्रेजुअल कूलिंग और फर्स्ट प्रिमिटिव क्रस्ट के फॉर्मेशन को ऑब्जर्व करेंगे। हम देखेंगे कि यह अर्ली क्रस्ट दो डिस्टिंक्ट टाइप्स में कैसे इवॉल्व्ड हुई, थिक बॉयंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और थिन डेंस ओशियानिक क्रस्ट। हमारी नैरेटिव प्लेट टेक्टोनिक्स के रेवोल्यूशनरी थियोरी में डेल्व करेगी, वह इंजन जो कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट को ड्राइव करता है, अर्थक्वेक्स को ट्रिगर्स करता है और वॉल्केनिक इरप्शंस को फ्यूल्स करता है। यह इस कहानी है कि हमारे पैरों के नीचे की सॉलिड ग्राउंड कैसे बनी। ग्रैंडेस्ट स्केल पर प्लैनेटरी एवोल्यूशन की एक सागा। अर्थ के क्रस्ट के फॉर्मेशन को समझना साइंस में सबसे फंडामेंटल इंक्वायरीज में से एक है। यह कॉस्मिक प्रोपोर्शंस की एक डिटेक्टिव स्टोरी है जिसे दुनिया भर में बिखरे हुए क्लूज से जोड़ा गया है। जियोलॉजिस्ट्स डीप टाइम के डिटेक्टिव्स की तरह एंशिएंट रॉक्स की जांच करते हैं, साइज्मिक वेव्स को एनालाइज करते हैं, वोल्केनिक मटेरियल्स के केमिकल कॉम्पोजिशन का अध्ययन करते हैं। एविडेंस का हर पीस उन प्रोसेसेस की झलक देता है जिन्होंने हमारी 4.5 बिलियन ईयर हिस्ट्री में वर्ल्ड को शेप किया। यह जर्नी सिर्फ रॉक्स के बारे में नहीं है, यह हमारी जगह के बारे में है। यह प्रोफाउंड सवालों के जवाब ढूंढती है। कैसे मैग्मा का मोल्टन बॉल कॉन्टिनेंट्स और ओशंस में बदल गया? कौन सी फोर्सेस प्लैनेट को गवर्न करती है? कहानी शुरू होती है प्लैनेट के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स से। हम बिग बैंग के आफ्टरमैथ में जाएंगे, पहले एलिमेंट्स के फॉर्मेशन को देखेंगे। ये एलिमेंट्स एक नेबुला में कोलेस्ड होकर सन और प्लैनेट्स बने। अर्ली अर्थ मोल्टन रॉक का सीथिंग ओशन थी, एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स से बॉम्बार्डेड होती थी। इसी क्रूसिबल में डिफरेंशिएशन शुरू हुआ। आयरन और निकल सेंटर की ओर डूबे हल्के सिलिकेट्स सरफेस पर आए। ये प्राइमोर्डियल सेपरेशन क्रस्ट निर्माण का पहला स्टेप था। प्रिमिटिव क्रस्ट के पैचेस सॉलिड हुए, फिर वे वापस मैग्मा ओशन में रिसाइकल हुए। कूलिंग के साथ पैचेस बड़े हुए, पहले प्रोटोकॉन्टिनेंट्स बने। अर्ली क्रस्ट एक डार्क बसाल्टिक शेल थी
जो प्लैनेट को कवर करती थी। यह यूनिफॉर्म क्रस्ट धीरे धीरे बनती रही। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशियानिक क्रस्ट, प्रोसेसेस, पार्शियल मेल्टिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी, पानी का क्रूशियल एडिशन। डॉक्यूमेंट्री इसे सिनेमैटिक और इमर्सिव तरीके से दिखाएगी। हम जिरकन क्रिस्टल्स के माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग के मैक्रोस्कोपिक व्यू तक जाएंगे। हम एंशिएंट क्रेटन्स के साइलेंट हार्टलैंड्स एक्सप्लोर करेंगे जो ओल्डेस्ट क्रस्टल रिकॉर्ड्स रखते हैं। फिर टेक्टोनिक प्लेट एजेस पर जाएंगे जहां माउंटेन्स बनते हैं और क्रस्ट रिसाइकल होती है। स्टनिंग विजुअल्स और साइंटिफिक इंसाइट्स के साथ जियोलॉजिक टाइम की स्पैन को बुनकर हम अर्थ के क्रस्ट बनने की इंट्रिकेट स्टोरी अनरैवल करेंगे और उस जमीन पर एक नया पर्सपेक्टिव देंगे जिसे हम घर कहते हैं। हमारी कहानी अर्थ या हमारे सन से शुरू नहीं होती है। ये बहुत पुराने समय में लगभग 13.8 बिलियन साल पहले शुरू होती है। एक पल में अनंत डेंसिटी और टेम्परेचर का एक अकेला पॉइंट फट गया जिसे हम बिग बैंग कहते हैं और उसने पूरे यूनिवर्स को जन्म दिया। उस पल में सभी स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी बनी। पहले कुछ सेकंड्स में यूनिवर्स फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक उबलता हुआ चमकीला सूप था जो बहुत तेजी से एक्सपैंड और कूल हो रहा था। जैसे जैसे वह कूल हुआ, सबसे पहले सिंपल एलिमेंट्स, खासकर हाइड्रोजन, हीलियम बनने लगे। ये प्रिमोर्डियल गैसेस वो रॉ मटेरियल्स थे जिनसे बाद में सब कुछ बनेगा। सभी फ्यूचर स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स के लिए कॉस्मिक क्ले, जिसमें हमारा अपना भी शामिल है। लाखों सालों तक यह यंग यूनिवर्स एक विशाल डार्क एक्सपेंस था जिसमें सिर्फ ये सिंपल गैसेस भरे थे। ग्रेविटी, कॉस्मोस का साइलेंट आर्किटेक्ट, धीरे धीरे अपना काम करने लगा। उसने हाइड्रोजन और हीलियम के इन डिफ्यूज क्लाउड्स को खींचा और उन्हें डेंसर क्लम्प्स में बदल दिया। जैसे जैसे ये क्लम्प्स और मैसिव होते गए, उनके कोर्स पर प्रेशर और टेम्परेचर अकल्पनीय लेवल तक बढ़ गए। आखिरकार एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड पहुंच गया और न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट हो गया। पहले स्टार्स जल उठे और पहली बार डार्क यूनिवर्स को लाइट और हीट से भर दिया। ये बहुत बड़े ब्रिलियंट ब्लू स्टार्स थे, हमारे सन से कहीं ज्यादा बड़े और गर्म, और वे तेजी से जिए कुछ ही मिलियन सालों में अपना फ्यूल जलाकर खत्म कर दिया। इन फर्स्ट जनरेशन स्टार्स का जीवन ब्रीफ था पर बहुत इंपॉर्टेंट था। उनके फायरी कोर्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन ने हेवी एलिमेंट्स बनाए, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। जब ये मैसिव स्टार्स अपने अंत तक पहुंचे, वे सुपरनोवाए नाम के शानदार एक्सप्लोजन्स में खत्म हुए। ये कैटेक्लिस्मिक इवेंट्स इतने पावरफुल थे कि उन्होंने आयरन, गोल्ड, यूरेनियम जैसे और भी भारी एलिमेंट्स बनाए और उन्हें कॉस्मोस में फैला दिया। ये स्टेलर डिब्री इंटरस्टेलर मीडियम को सीड कर गया। स्टेलर बर्थ, लाइफ, डेथ का यह कॉस्मिक साइकिल अरबों सालों तक दोहराया गया। स्टार्स की हर जनरेशन ने यूनिवर्स को हेवी एलिमेंट्स से भर दिया। गैस और डस्ट के विशाल बादल, नेबुलाए, कॉस्मिक रिसाइकलिंग प्लांट्स और स्टेलर नर्सरीज बने। हमारे सोलर सिस्टम के बीच मिल्की वे के एक शांत आर्म में ऐसे ही एक एनरिच्ड नेबुला में बोए गए थे। हमारे प्लैनेट बनाने वाले एलिमेंट्स, कोर, आयरन, इसकी रॉक्स में सिलिकॉन, हमारे बॉडीज में कार्बन, और वह ऑक्सीजन जिसे हम सांस लेते हैं, लॉन्ग डेड स्टार्स के हार्ट्स में बने थे। हम सबसे लिटरल सेंस में स्टार डस्ट से बने हैं, एक कॉस्मिक लेगेसी के इनहेरिटर्स जो बिग बैंग से शुरू हुई थी। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक स्पाइरल आर्म में इंटरस्टेलर गैस और डस्ट का एक बड़ा, ठंडा और धीरे धीरे घूमने वाला बादल शांति से तैर रहा था। ये मॉलिक्यूलर क्लाउड, जो कई लाइट ईयर चौड़ा था, पिछली स्टेलर जनरेशंस का एनरिच्ड रेमनेंट था। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही नहीं, बल्कि एंशिएंट सुपरनोवाए में बने सभी भारी एलिमेंट्स की एक प्रेशियस स्प्रिंकलिंग भी थी। स्टेज तैयार था, लेकिन क्रिएशन का अगला एक्ट शुरू करने के लिए एक ट्रिगर की जरूरत थी। ये ट्रिगर शायद पास के एक एक्सप्लोडिंग स्टार, एक सुपरनोवा से निकली शॉकवेव के रूप में आया, जिसने क्यूलाउट के एक रीजन को कंप्रेस किया। ये कंप्रेशन वह क्रिटिकल नज था जिसने ग्रेविटी को हावी होने दिया, जिससे इरिवर्सिबल कोलैप्स की एक प्रोसेस शुरू हुई, जिसने हमारे सोलर सिस्टम को जन्म दिया। जैसे ही नेबुला का यह हिस्सा अपनी ग्रेविटी के तहत कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, ये तेजी से घूमने लगा, ठीक वैसे ही जैसे एक आइस स्केटर अपने हाथ अंदर खींचने पर तेजी से घूमता है।
यह सिद्धांत, जिसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के नाम से जाना जाता है, ने कोलैप्स होते क्लाउड को एक बड़े घूमते हुए डिस्क में फ्लैटन कर दिया। इस स्ट्रक्चर को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क या सोलर नेबुला के नाम से जाना जाता है। इस घूमते हुए डिस्क के सेंटर में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द मटेरियल, टोटल मास का 99% से ज्यादा अंदर की ओर खींचा जा रहा था। कोर पर प्रेशर और डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। टेम्परेचर लाखों डिग्री तक बढ़ गया। आखिरकार उस पॉइंट तक पहुंच गया जहां न्यूक्लियर फ्यूजन जल उठा। उसी पल हमारे सूरज का जन्म हुआ, एक यंग प्रोटोस्टार जिसने चमकना शुरू कर दिया, जिससे गैस और डस्ट की सराउंडिंग डिस्क रोशन हो गई। नया बना सूरज डिस्क के सेंटर पर हावी था, लेकिन बचा हुआ मटेरियल उसके चारों ओर ऑन ऑर्बिट करना जारी रखा। यह डिस्क अपनी कॉम्पोजिशन या टेम्परेचर में एक समान नहीं थी। गर्म यंग सूरज के करीब टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि वाटर, आइस, मीथेन, अमोनिया सॉलिड फॉर्म में कंडेंस नहीं हो सकते थे। केवल हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वाले मटेरियल जैसे आयरन, निकल और रॉकी सिलिकेट मिनरल्स सॉलिड ग्रेन्स के रूप में मौजूद हो सकते थे। डिस्क में और आगे फ्रॉस्ट लाइन के नाम से जानी जाने वाली बाउंड्री से परे टेम्परेचर इतना कम था कि वॉलेटाइल आइसिस कंडेंस हो सके। ये फंडामेंटल टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रूशियल था, क्योंकि इसने यह तय किया कि यंग सोलर सिस्टम के अलग अलग रीजन्स में किस तरह के प्लैनेट्स बनेंगे। इस घूमते हुए डिस्क के अंदर प्लैनेट बनने की प्रोसेस शुरू हुई। डस्ट और रॉक के छोटे छोटे ग्रेन्स, जो अब सेंट्रल सूरज के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के जरिए एक दूसरे से टकराने और चिपकने लगे। यह प्रोसेस, जिसे अक्रीशन के नाम से जाना जाता है, शुरू में धीमी और जेंटल थी। डस्ट पार्टिकल्स पेबल साइज ऑब्जेक्ट्स में जमा हो गए, जो बदले में टकराकर कई किलोमीटर चौड़े बड़े बॉडीज बनाने लगे, जिन्हें प्लैनेटिसिमल्स के नाम से जाना जाता है। ये प्लैनेट्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। लाखों सालों में ये प्लैनेटिसिमल्स बढ़ते रहे। उनकी बढ़ती ग्रेविटेशनल पुल उन्हें अपने ऑर्बिटल पाथ से ज्यादा मटेरियल अट्रैक्ट करने की अनुमति देती रही। सोलर सिस्टम डस्ट की एक स्मूथ डिस्क से कोलाइडिंग प्लैनेटरी एम्ब्रियोज की एक कैओटिक शूटिंग गैलरी में बदल रहा था। यह हिंसक और अराजक ग्रोथ का एक फेज था। ये प्लैनेटरी एम्ब्रियोज छोटे एस्टेरॉयड, मून जितनी बड़ी बॉडीज तक इंटरसेक्टिंग ऑन ऑर्बिट्स में थे। बार बार और बड़े कोलिजन होते थे। रनावे एक्रीशन बड़े तेजी से बढ़ते छोटे पड़ोसियों को समेटते गए। अमीर और अमीर होते गए, अपने ऑर्बिटल जोन्स साफ करते गए। करोड़ों सालों में कुछ डोमिनेंट बॉडीज उभरे। ये प्रोटोप्लैनेट्स थे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। प्रोटोप्लैनेटरी अर्थ लगातार बढ़ रही थी। हर इंपैक्ट से मास और बहुत ज्यादा हीट मिली। काइनेटिक एनर्जी इंपैक्ट पर थर्मल एनर्जी बनती, रॉक पिघलते, नवजात प्लैनेट और गर्म होता। यह एक ब्रूटल, फायरी कंस्ट्रक्शन था। यंग अर्थ मैग्मा का उबलता, पिघला हुआ गोला था। अंतिम मेजर इवेंट, एक मार्स साइज प्रोटोप्लैनेट थिया ने अभी बन रही अर्थ को ग्लांसिंग ब्लो मारा। ये ग्लांसिंग ब्लो था। कोलिजन ने दोनों के मंटल का एक बड़ा हिस्सा वेपोराइज कर दिया। पिघली और वेपोराइज्ड रॉक ऑर्बिट में फेंक दी गई। जाइंट इंपैक्ट ने सतह पिघला दी। ग्लोबल मैग्मा ओशन, जियोलॉजिकल क्लॉक रीसेट हुआ। डेब्री रिंग ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इकट्ठा होने लगी। कुछ हजार सालों में यह मटेरियल मिलकर मून बना। इस इंपैक्ट ने एक्सियल टिल्ट स्टेबल किया। पास का मून ने टाइडल फोर्सेस बढ़ाई। फ्रिक्शन ने और हीट जोड़ी। कूलिंग और क्रस्ट फॉर्मेशन बदल गई। मून फॉर्मिंग इंपैक्ट के बाद अर्थ ने अपना पहला जियोलॉजिकल इयोन शुरू किया, जिसका नाम हैडियन रखा गया। यह नाम हैडिस से लिया गया है, जो अंडरवर्ल्ड के ग्रीक देवता हैं। ये हमारे प्लैनेट के बचपन की हेलिश कंडीशंस को परफेक्टली कैप्चर करता है। ये लगभग 4 बिलियन साल तक चला। सरफेस मैग्मा का एक ग्लोबल ओशन था, हजारों किलोमीटर गहरा। टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। एक थिक, सफोकेटिंग एटमॉस्फेयर था। वेपोराइज्ड रॉक, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर इंटेंस वोल्केनिज्म से निकल रहा था और इंपैक्टिंग कॉमेट्स इसे डिलीवर कर रहे थे। यंग अर्थ एक शांत जगह नहीं थी। यह लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के दौर में लगातार अटैक के अंडर था। आउट सोलर सिस्टम क्योटिक था। जाइंट प्लैनेट्स का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, जुपिटर, सैटर्न या एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स की स्ट्रीम को
इनर सोलर सिस्टम में भेज रहा था। अर्थ एक कॉस्मिक टारगेट था। सतत मैसिव इंपैक्ट्स इसकी सरफेस भर रहे थे। हर इंपैक्टर एक मैसिव बॉम्ब की तरह था। नई क्रस्ट के हिस्से वेपोराइज होते थे और मैग्मा ओशन मथता था, जिससे सरफेस स्टेबल नहीं रह पाती थी। फिर भी कूलिंग शुरू हुआ। एक्रीशन और रेडियो एक्टिव डीके की गर्मी धीरे धीरे स्पेस में रेडिएट हो रही थी। मैग्मा ओशन की सरफेस ठंडी हुई, पतली डार्क क्रस्ट बनी, शायद बेसाल्टिक। शुरुआती क्रस्ट फ्रेगाइल और टेम्पररी थी। ये टूटती और नष्ट होती रही, बड़े एस्टेरॉयड इंपैक्ट से या मैग्मा कन्वेक्शन से। क्रस्ट के बड़े स्लैब डूबकर मेंटल में लौटते थे, रीमेल्ट होकर रिसाइकल होने के लिए। इस इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट में फ्यूचर के इंग्रेडिएंट्स डिलीवर हो रहे थे। कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स सिर्फ विनाश नहीं थे, वे कॉस्मिक डिलीवरी ट्रक्स थे। कॉमेट्स विशेष रूप से वाटर, आइस और ऑनऑर्गेनिक्स से भरपूर थे। माना जाता है कि ये लेटविनियर पृथ्वी के शुरुआती पानी का एक बड़ा स्रोत था, जो आखिर में अर्थ के ओशन बनाएगा। वही एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एक हैबिटेबल प्लैनेट और जीवन के लिए जरूरी थे। ये तत्व उस वायलेंट चैप्टर में जोड़े गए और अगले फेज के लिए स्टेज सेट किया गया। हार्डियन अर्थ की सतह पर केओस और आग लगी थी, वहीं इसके अंदर एक ऑर्डरली प्रोसेस चल रही थी। एक्रीशन से इंटेंस हीट आई, रेडियो एक्टिव डिके ने हीट दी, मून फॉर्मिंग इंपैक्ट ने भी भारी हीट डाली। इस इंटेंस हीट ने पूरा प्लेनेट मोल्टन या सेमी मोल्टन रखा। इससे अर्थ के मटेरियल्स उनकी डेंसिटी के हिसाब से अलग होने लगे। इस क्रूशियल प्रोसेस को प्लैनेटरी डिफरेंशिएशन कहते हैं। कोर प्लेनेट का डेंस मेटालिक सेंटर बना। मैंटल सराउंडिंग विस्कस लेयर फॉर्म्ड। क्रस्ट सबसे ऊपर एक थिन सॉलिड लेयर बनी। ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बाद की सभी जियोलॉजिकल एक्टिविटी को सेट करता है। मोल्टन मिक्स में सबसे भारी एलिमेंट्स नीचे की ओर खींचे गए। आयरन, निकल। इस मैसिव माइग्रेशन को कभी-कभी आयरन कैटास्ट्रोफी कहा जाता है। जब ये डेंस मटेरियल्स नीचे गए तो हल्के सिलिकेट मटेरियल्स ऊपर आने लगे। इस प्रोसेस से फ्रिक्शन से और हीट निकली। इसका नतीजा प्लेनेट के सेंटर में एक सुपर डेंस मेटेलिक कोर बन गया। मोल्टन आयरन आउटर कोर की मूवमेंट से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यह मैग्नेटिक फील्ड हमारे एटमॉस्फेयर को सोलर विंड से बचाता है। जब आयरन और निकल नीचे गए, बचे हल्के मटेरियल्स ने मैंटल बनाया। मैंटल के सिलिकेट्स में आयरन, मैंटल के सिलिकेट्स में मैग्नीशियम। यह लेयर पूरी तरह सॉलिड नहीं थी और पूरी तरह लिक्विड भी नहीं, विस्कस प्लास्टिक लाइक थी। मैंटल की स्लो चर्निंग मोशन को कन्वेक्शन कहते हैं। ये मैंटल कन्वेक्शन सेल्स वॉल्केनिज्म चलाने लगे और आखिर में इन्हीं ने प्लेट टेक्टोनिक्स की नींव रखी। मैंटल प्लेनेट के इंटीरियर का डायनामिक हार्ट था और आज भी है। पास्ट की हमारी खोज ने हमें दिखाया है कि अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है चेंज। जिन प्रोसेसेस ने बिलियन सालों में क्रस्ट को बनाया और शेप किया, वे आज भी एक्टिव हैं और वे फ्यूचर में भी काम करते रहेंगे। अटलांटिक ओशन वाइडन होता जा रहा है। अमेरिका यूरोप से दूर जा रहा है। अमेरिका अफ्रीका से दूर जा रहा है। पैसिफिक ओशन धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। इसके आसपास की प्लेट्स मेंटल में सबडक्ट हो रही हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट एशिया से कोलाइड कर रहा है। हिमालय और ऊंचे होते जा रहे हैं। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली एक नया कॉन्टिनेंट तोड़ रही है। मिलियन सालों में नया ओशन बेसिन बनेगा। क्रस्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। क्रस्ट का इवोल्यूशन जारी है। अर्थ की एपिक बायोग्राफी का अगला चैप्टर लिखा जा रहा है। एक कहानी जिसकी एंडिंग अभी नहीं लिखी गई है।